नमस्कार। मैं हूं मुकेश पचौरी। हाजिर हूं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात की समीक्षा के साथ। कहने की ज़रूरत नहीं, प्रेमचंद अपने आप में अनूठे कथाकार थे। उन्होंने हिंदी कहानी को तो एक अलग दिशा दी ही, लेकिन अगर पूरे हिंदी कथा साहित्य की बात की जाए तो अगर अगर आपको भारत को समझना है, ग्रामीण परिवेश को समझना है, भारत की समस्याओं के मूल कारणों की तरफ झांकना है, तो प्रेमचंद को पढ़ना पड़ेगा। प्रेमचंद ज़रूरी है। प्रेमचंद संवेदनशील हैं हर उस चीज़ के प्रति जिसे इससे पहले एकदम नज़रअंदाज कर दिया गया था। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कथाएं, इनकी कहानियां, इनके उपन्यास अपने समय में नहीं, आज भी इतने प्रभावशाली हैं मानव मन को समझने के लिए और ग्रामीण जीवन को समझने के लिए। अगर आपको याद हो, ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब, गिल्ली डंडा, न जाने दो बैलों की कथा, न जाने कितनी ऐसी कहानियां, एक दो नहीं दर्जनों, गबन, गोदान, कायाकल्प, कल्पवृक्ष, निर्मला, उपन्यासों की श्रृंखलाएं। और हर उपन्यास अपने आप में एक नई खिड़की खोलता है, एक समस्या, उसके मूल को पहचानने की कोशिश करवाता है और समझाता है कि ग्रामीण समाज, भारत, ग्रामीण भारत कैसा था, क्यों था, कौन जिम्मेदार था, उन जिम्मेदारियों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती थी, उन परेशानियों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती थी। चलिए आज पूस की रात पर बातचीत करते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली कहानी है। 1934 के आसपास लिखी गई। भारतीय किसान की विवशताओं, विडंबनाओं को अगर हम तस्वीरों में देखें तो आज भी हम बहुत सारी जगहों पे ये पाते हैं कि किसानों के पास एक जोड़ी बैल भी नहीं है। बैलगाड़ी गायब हो गई है। जिंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही है। और देख रहे हैं आप इस तस्वीर में, महिलाएं उन पशुओं की जगह आ गई हैं जो एक समय किसान के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। याद करें प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। और स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि लगता है कि किसान को लगता था कि खेतों में हल है, लेकिन हल से ज़्यादा वहाँ हलाहल है। और जुआ जो है इसी के कंधे पर आ जाता है। जो कुछ है वो है। मुझे अभी कहानी याद आती दो बैलों की कथा प्रेमचंद की, लेकिन साथ ही अभी हाल में लिखी गई 21वीं सदी में लिखी गई कैलाश बनवासी की कहानी याद आती है, बाजार में रामधन। उस कहानी में दो बैलों की कथा के आगे का दृश्य है, एक तरह से कहना चाहिए आगे की सीरीज़ है, जहाँ एक भाई जो पढ़ लिख गया है अपने बड़े भाई से बैल बेचने को कह रहा है, ट्रैक्टर लाने को कह रहा है, या ट्रैक्टर किराए पर लेने को कह रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इनकी बैलों की कोई उपयोगिता नहीं है। खेती, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, इनसे जो शैक्षिकीकरण, इनसे जो पूरा का पूरा परिदृश्य बदला है वो यहाँ दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं पूस की रात की, और ये कहानी पूस की नहीं, एक अंधेरा और एक अंधेर गर्दी जो कृषक के जीवन में है उसकी बयानगी करती है। शुरुआत यहीं से होती है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात में हार में कैसे रहोगे, कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चितता में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात को वो कैसे काटेगा, कैसे जाएगा? मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील डॉल लिए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता है। नाम था हल्कू। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे,
गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। ये है किसान के मन की बात। लगता है ऋण चुकाने के लिए उसका जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो और ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। लेकिन हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ और वो भी उसी में झोंक दो और उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय को निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार के साथ दबा जा रहा था। इसके बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पहला हिस्सा जिसमें स्त्री थी, हल्कू था और सहना था। मुझे बड़ा दिलचस्प नाम लगता है। सहना को सहना किसान की मजबूरी है, जमींदार है, सूदखोर है। पूरे कृषक समाज को सहना पड़ रहा है, इसे तो सहना ही है। तो ये था सहना, लेकिन पति पत्नी इसको सहते हुए जीवन की रात जैसे तैसे निकाल रहे हैं। लेकिन उधर खेत में जो स्थितियां हैं, जिसे हार कहा गया है, कई बार लगता है कि यहाँ किसान हार जाता है, इतना उगाता है लेकिन फिर भी हार जाता है। उसकी हार की वजह शायद कृषक जीवन की परिस्थितियां हैं, जिसमें जमींदार है, सूदखोर हैं और बहुत सारी किसान की अपनी विडंबनाएं हैं, कुरीतियां हैं जिनमें वो दबा हुआ है। दूसरा शुरू होता है पूस की अंधेरी रात से। पूस की अंधेरी रात कहानी का दूसरा हिस्सा। आकाश पर तारे भी ठिठुरते मालूम पड़ते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा, हम ये देखिए, अगर दृश्य की बात करें तो ऐसा लगभग दृश्य बनता है पूस की रात का। और चौथा पात्र यहीं इंट्रोड्यूस होता है। देखिए अभी 3 पात्र इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, मुन्नी, हल्कू, सहना और चौथा पात्र है झबरा। झबरा कोई इंसान नहीं है, कुत्ता है, लेकिन हल्कू का ज़बरदस्त दोस्त है। तो पूस की रात में खटोले पर पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा है, कांप रहा है हल्कू। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले, क्योंकि उसको वहीं से गर्मी मिल रही है, सर्दी से कूं कर रहा है। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही है। लेकिन हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहां क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं हलवा पूरे खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की पीठ पर सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे।
ये रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह तो रात कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। ये उन जमींदारों की बात है, ये उन भूमिहारों की बात है जिनकी ज़मीन है, जिन पर हल्कू खेती कर रहा है और वो बहुत भारी पड़ रहे हैं। ये हल्कू बहुत हल्का साबित हो रहा है। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए, चिलम पिएगा? जाड़ा है तो क्या जाता है, मन जरा बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा, हल्कू ने कहा। उसी में घुसकर बैठना, तब न जाड़ा लगेगा। जबरात ने तो अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की सो जाऊंगा। पर एक क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न सहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उठाकर उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न हासिल हुआ था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। एक जानवर ही है जो उसका साथ दे रहा है इस समय, जो उसकी पीड़ा को समझ रहा है, और उसके लिए, हल्कू के लिए भी उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है। उसकी परवाह उसके लिए सर्वोपरि है। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आके भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर, पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा और एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। दूसरा अनुच्छेद इस कहानी का। पहली कहानी उन सर्दों की, उस सर्द जेब की जिसमें गर्मी न थी, जो सूदखोर के ब्याज को चुका चुका कर ठंडी हो जा रही थी। दूसरी जो अनुच्छेद हम देखते हैं, दूसरे अनुच्छेद में इसके साथ ही शुरू होता है तीसरा अनुच्छेद इस कहानी का, तीसरा हिस्सा। एक और घंटा गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। देखिए, विरोधाभास अलंकार है। रात ने शीत को अर्थात ठंडक को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं जाके सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू ने खेत के कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था।
हल्कू ने सोच कर कि चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे रहा नहीं जाता। उसके पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आ गया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू। जबरू चलो बगीचे में, पत्तियां बटोर कर ताते हो जाएंगे अर्थात गर्मी आ जाएगी, तो फिर आकर सोएंगे, अभी बहुत रात है। जबरा कूं कूं करने लगा और सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चलने लगा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप पर टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है ना। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी और वो उसे चिचोड़े जा रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा और उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। ये देखें, उसकी लौ ऊंची उठने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता दिखाई जान पड़ता। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे जी में आए जो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व से हृदय को छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना। जब्बर कूं कूं करके मानो कहा हो कि अब क्या ठंड लगती रहेगी, पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकलता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो बहुत लड़ाई करेगी। कमाल की बात है, कुत्ता है, कुछ नहीं कह सकता, लेकिन रिश्ता देख रहे हैं, एक किसान का, एक मजदूर बनने किसान का। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी, पर वो कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर दिखाओ। वह फिर कूदा अलाव के ऊपर से और इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। अब ये चौथा और आखिरी कहना चाहिए चरमोत्कर्ष का हिस्सा है पूस की रात का। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है, शायद नीलगायों का झुंड था। उसने उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें उसके साफ कान में सुनाई पड़ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहां, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा फूंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था।
कैसा दंदाया हुआ था कि इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ता था। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, ले हो, ले हो, ले हो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्के इरादे करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख पर शांत बैठा हुआ था, गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, आज क्या सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हां, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहां मड़ैया डालने का हुआ क्या? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और झबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा को देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहां तो न सोना पड़ेगा ना। और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। एक मुहावरा सुना होगा आपने, आग फूटी पीर गई। दर्द कोई कब तक सहे? कई बार तो लगता है कि खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। कई बार बहुत लंबी बीमारियों के जो शिकार लोग होते हैं, उनके जो पेशेंट्स के साथ जो सहायक होते हैं, उन्हें कई बार लगता है कि इससे तो अच्छा खत्म ही हो जाते, क्योंकि साथ साथ वो भी पीड़ा झेलते हैं। और यहाँ भी लगभग वैसे ही लग रहा कि आँख फूटी पीर गई। ऐसी आँख का क्या जो दर्द देती है, ज़्यादा हमदर्द कम देती है। यहाँ इस विडंबना के साथ कहानी खत्म होती है। आदर्शवादी कहानी, 1934 में लिखी गई कहानी। और अब इस कहानी की विवेचना करते हैं, इसके तमाम और समीक्षा के आधारों पर बात करते हैं।
ये पूस की रात है क्या, कैसे है, इसकी महत्ता क्या है? यहाँ बताती ये कहानी हमें कि किसान रहमो करम पर जिंदा है। गांव में किसान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके बहुत सारे साहूकार हैं, हर कोई उसे धौंस जमा के चला जाता है। और हल्कू के बहाने समाज के हल्केपन की कहानी है। हल्कू के बहाने हल्कू हल्का नहीं है, समाज हल्का है, जो उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है और उसकी परवाह नहीं करता। याद करें वो हिस्सा, खुद तो लिहाफों में पड़े हैं, सर्दी छू नहीं सकती, मौज करें वो और झेले हम। लेकिन क्या उन तमाम रजाइयों, गद्दों, लिहाफों में से क्या एक रजाई हल्कू के पास नहीं आ सकती थी? लेकिन वो अपना कंबल खरीदना चाहता, उसके खरीदने तक की स्थितियां नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। सहना कर्ज के साथ मर्ज फ्री। घर की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कर्ज पर जिंदा रहना पड़ता है किसानों को। और वो जिंदगी इतनी दुष्कर है कि वो चुकाते ही नहीं बनता, वो ब्याज ही बढ़ता जाता है। मूल तो छोड़िए, ब्याज ही बढ़ता चला जाता है। बहुत कुछ सहना, साथ साथ गाली भी और गोली सी बोली भी। याद करें शुरुआत का पहला अंश, जहां वो कहती क्या करूं, गाली खाऊं। और मुन्नी जिसकी आंखें चढ़ी थी, त्योनियां चढ़ी हुई थी, अचानक ढीली पड़ जाती हैं, क्योंकि आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है। भूखा सो जाएगा लेकिन गालियां खा के नहीं सोना चाहता। कृषि प्रधान देश का बदहाली प्रधान किसान, उसकी कहानी है ये। पूस की रात कैसी रात है? अंधेरे और व्यवस्था के अंधेरों की कहानी कहती है। व्यवस्था के अंधेर का मतलब होता है जहां गलतियां चल रही हैं। मैं कहता हूं उसे व्यवस्था कम, विवशता ज़्यादा। आखिरी पॉइंट के रूप में देखें व्यवस्था और विवशता का बयान। इसके अलावा किसान की बेचारगी कहानी है। वो करे क्या? जो खेती कर रहा है, जिसके पास ज़मीन है, वो खेत में नहीं आता। जिसके पास मेहनत करने के लिए दमखम है, खेत में पहुंचता, उसकी स्थितियां कैसी हैं? बेचारा है, उसके पास ज़मीन नहीं है, मेहनत तो है, और इन दोनों के बीच में बड़े अजीब व गरीब रिश्ते बन जाते हैं। किसान के मजबूरी में मजदूर बनने की गाथा। मजबूर हो गया है वो। और आखिरी दृश्य देखे, रात को यहाँ ठंड में सोना तो ना पड़ेगा। कब तक गुजारा करे ऐसी ठंड में, रातों रात जाग के, और दिन में भी क्या करेगा ऐसी ठंड में? तो लगता है कि ठीक है, खत्म हो। और ठंड जब हड्डियों में घुसती है तो उसके अलावा कुछ और सूझता नहीं है। इसके अलावा किसान के टूटने के सबूत। किसान टूटा क्यों? किसान मजदूर क्यों? बहुत सारे लोग कृषक बनने से आगे क्यों चले गए? बार बार मुन्नी कहती इससे अच्छा है मजदूरी, कम से कम एक रोटी तो खाएंगे, उधार में तो ना जिएंगे। जमींदारी और साहूकारी के कुचक्र की दास्तान है ये। पहले ही दृश्य में देखते हैं हम, पहले ही अनुच्छेद में देखते हैं, पहले हिस्से में देखते हैं कि जमींदार खड़ा हुआ है। फसल के पैसे आए नहीं, 3 रुपए बचा नहीं, वो पूरा का पूरा ले गया। बचा क्या? कैसे गुजर होगी? प्रेमचंद का गोदान याद आता है, जिसमें आखिर में वो होरी अपने सारे पैसे देता, जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा देता है। वो कहता ज़्यादा क्यों दिए? कि तुम रखो अपने पास, तुम्हारी भलाई के लिए, हमारी तो अपनी कोई चिंता है ही नहीं। ऐसी है पूस की रात, जिसकी तमाम चरित्र, तमाम स्थितियां हृदय को अंदर तक हिला देती हैं। कभी ठंड को समझना हो तो दिसंबर के महीने में सिर्फ इतना ही करके देख लीजिएगा कि रात में जब सोएं अपने पाँव को नीचे खुला छोड़ दें, बाकी में रजाई ओढ़ लें। ठंड क्या लगती है और कैसे लगती है तब पता चलेगा। क्योंकि हम लिहाफों में पड़े होकर कई बार उस खेत की ठंड का एहसास नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं इसकी समीक्षा की बात करते हैं। समीक्षा के जो आधार होते हैं वो कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। सबसे पहले कथानक की बात करते हैं। कैसी है? एक किसान मजदूर जिसका नाम हल्कू है, उसकी कहानी है, और कृषक समाज के बदतर हालात की कहानी है ये। 4 भाग हैं इसके और 4 ही पात्र हैं इसमें। 4 भाग में मतलब कई बार लगता है बहुत बड़ी कहानी होगी, बहुत छोटी कहानी है, लेकिन 4 अलग अलग आयाम दिए हैं और 4 ही पात्र मैंने जैसा जिक्र किया था आपसे।
मुन्नी है, हल्कू है, सहना है जो कि अदृश्य रहता है, दिखता नहीं है लेकिन बात की जाती है, और जबरा है, झबरू जबरा जो कहें, कुत्ता है, जो कि ये 4 पात्र हैं। चारों भाग में ठंड और ठंडेपन से युद्ध है किसान का। शुरुआत में पहला हिस्सा देखते हैं जब वो जेब की ठंडक से लड़ रहा है, दूसरा है खेत की ठंडक से लड़ रहा है, तीसरा अपनी बेचारगियों से लड़ने के लिए, अपनी ठंडक से लड़ने के लिए वो एक और उपाय करता है जब पत्तियां इकट्ठी करता है और ठंड को भगाने के लिए अलाव जलाता है, और उससे काफ़ी हद तक छूट भी जाता है। लेकिन उसके बाद जो नींद आती है चौथे हिस्से में, वो उससे पार नहीं पा पाता। उसे लगता है उस ठंड से लड़ने में उसका मादा नहीं है, और लगता है वो हार में हार गया। पहला भाग उधारी के दर्द पर केंद्रित है, दूसरा भाग सर्दी के दर्द और झबरू की दोस्ती पर केंद्रित है, तीसरा सर्दी को आग लगाने की जुगत पर केंद्रित है, और चौथा और अंतिम भाग ठंड की जीत और हल्कू की हार पर केंद्रित है। इसी कथानक पर बनी हुई है पूरी की पूरी कहानी। और जहाँ तक चरित्र चित्रण की बात करें, 4 पात्र हैं, लेकिन प्रमुख पात्र हल्कू है। हर स्थिति चारित्रिक विकास से जुड़ी हुई है लगता है। हालांकि एक बात लगती है, शुरुआत में जो कहा गया, मैं देखता हूँ पहले ही हिस्से में जो कहा गया, भारी भरकम काया, वो कई बार लगता है कि ऐसी स्थिति में भारी भरकम काया जो कर्ज से दबा हो, भारी भरकम काया कैसे होगी। लिखा भी है प्रेमचंद ने कि जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, नाम था हल्कू, और लगा कि भारी भरकम काया। इस कर्ज की जिंदगी में, इस मर्ज और फर्ज की जिंदगी में कैसे तो क्या करता होगा। लेकिन आगे हम देखते हैं उसकी बदहाली, उसकी बेचारगी, बाकायदा क्रमिक विकास दिखाई देता है उसका। मेहनती है, गरीब है, ईमानदार है, संघर्षशील है, मजबूर है, कुत्ते से भी दोस्ती निभाता है, ठंड और हालात से जीतता और हारता है। ऐसा है इस कहानी का प्रमुख पात्र। जहाँ तक संवादों की बात करें तो पात्रों के अनुकूल है। कमाल की बात तो है कि उससे बात हो रही है जिससे बात नहीं की जा सकती, कुत्ते से, और उसको समझाया जा रहा कि यहाँ मत कहना, वो मत कहना, मैं कब से बात कर रहा हूँ, जैसे अपने किसी आत्मीय दोस्त से बात की जाती है। परिस्थिति के अनुकूल जैसे वाक्य हो सकते हैं, जैसे संवाद हो सकते हैं, वैसे संवाद दिखाई देते हैं। चरित्र की अभिव्यक्ति करने वाले हैं, उत्सुकता और कहानी को गति देने वाले हैं, सहज हैं, सरल हैं, जिनमें अरबी फारसी का भी इस्तेमाल किया गया है, मुहावरेदार भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। जहाँ तक देशकाल की बात करें, आज़ादी से पहले का गांव है, लेकिन अभी तक छूता है, लगता है कि अभी वो गांव ख़त्म नहीं हुआ है। कृषक के जीवन की विडंबना को बयान करते हालात, पूस के महीने की ठंड चारों हिस्सों में कहानी के फैली पड़ी है और उस ठंडक का एहसास बार बार कराती है। सर्दी के बीच किसान के सर्द हालात को बयान करती है। जहाँ तक भाषा शैली की बात करें तो बोलचाल की जुबान है, किस्सा गोई का अंदाज प्रेमचंद जिसके लिए जाने जाते हैं। सहज सरल प्रभावपूर्ण भाषा है, कहीं अटकन जैसी स्थिति महसूस नहीं होती है। चरित्रों और हालात को बयान करने वाली कहानी है। लोक जीवन के मुहावरों का प्रयोग किया गया है, हिंदी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग, जैसा कि हिंदुस्तानी के पक्षधर हैं प्रेमचंद। जीवन दर्शन को छूती शैली दिखाई देती है। और जहाँ तक उद्देश्य की बात करें तो भारतीय किसान की बदहाली और चुनौतियों का चित्रण मिलता है यहाँ। यथार्थ परकता, प्रेमचंद को सामान्य तौर पर हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लिए जानते हैं, लेकिन ये कहानी और कफन जैसी कहानियाँ ठोस यथार्थवाद पर टिकी हुई हैं। सामंती समाज का विकृत चेहरा यहाँ दिखाई देता है। उद्धार के सपने में उधार की जिंदगी जीते किसान की दुनिया दिखाई देती है और किसान के मजदूर बनने की व्यथा सुनाई देती है। ये थी कहानी पूस की रात। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इससे जुड़े सवाल हो सकते हैं, इससे जुड़ी बातें हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने कमेंट्स, अपने सवाल हमें लिखें और हमें ये भी बताएं कि हम किस तरह के वीडियोस इसको लेकर और डालें जिससे आपकी इसको लेकर समझ परिपक्व और मजबूत हो जाए। इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।